ये कहानी है हमारे हीरो युनची की, जिसे अपनी दुनिया में डेविल गॉड भी कहा जाता था, क्योंकि उसने एक साथ ही सारे हेवनली गॉड से दुश्मनी ले ली थी। युनची के पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसे हासिल करने की ख्वाहिश हर एक वॉरियर रखता था, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े क्लैन के लोग अपने सारे सोल्जर्स युनची के पीछे लगा देते हैं, जिनके खिलाफ युनची अकेले कई दिनों तक फाइट करता है। इस फाइट के दौरान युनची ने अपने सारे अपनों को खो दिया था और वो खुद भी यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसे एक और मौका देती है। वो अपनी सारी मेमोरीज के साथ एक नई बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था, जहाँ उसकी ये नई बॉडी पहले से काफी ज्यादा वीक है, लेकिन युनची हार ना मानते हुए खुद से वादा करता है कि एक दिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल होकर अपना बदला लेगा। तो चलो ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम डेविल गॉड की इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत क्लाउड क्लिफ से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे वॉरियर्स युनची पर हमले करते जा रहे थे। युनची भी बिना रुके लगातार अपने पॉइजन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उन सारे वॉरियर्स से फाइट करता जा रहा था, जिस पॉइजन आर्टिफैक्ट की पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। इस पॉइजन के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर ये फोर्स कम ही नहीं हो रही थी। सिपाहियों के बाद लगातार और सिपाही वहाँ पर आते जा रहे थे, जिनमें से एक सिपाही वहाँ पर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इस पॉइजन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनका लीडर यहाँ अपने साथियों को समझाते हुए कहता है कि युनची पिछले 3 दिन और 3 रातों से लगातार फाइट कर रहा है, अब उसमें ज्यादा लड़ने की ताकत नहीं बची। यही हम लोगों के पास सही मौका है, हमें उसको जल्द से जल्द हराना होगा। वो इस तरह की बातें करते हुए अपनी आर्मी को एक बार फिर से यूनाइट करके युनची पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सच में युनची पहले से काफी ज्यादा घायल और थक चुका है। युनची हार नहीं मानता, वो लगातार जख्म खाने के बावजूद भी अपनी हेवनली पॉइजन पल का इस्तेमाल करते वहाँ पर लाशों के ढेर बिछाता जा रहा था। साथ ही यहाँ पर युनची को अपने मास्टर की कही हुई बातें भी याद आ रही थी, जहाँ कई साल पहले जब मास्टर ने युनची को ये आर्टिफैक्ट दिया था, उन्होंने युनची से यही कहा था कि इस आर्टिफैक्ट का पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल करके तुम कोई भी मेडिसिन तैयार कर सकते हो, या फिर तुम किसी भी दूसरे पॉइजन का असर खत्म कर सकते हो। इस पॉइजन का इस्तेमाल तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है या फिर बुराई के लिए, क्योंकि इसका पॉइजन काफी है किसी भी गॉड या फिर डीमन को जान से मारने के लिए। और युनची याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे रास्ते पर चलो और लोगों की मदद करो, बजाय इसके कि तुम बिला वजह खून खराबा करो। यहाँ तभी अचानक एक वॉरियर तेजी के साथ आगे आते हुए युनची के सीने में स्पेयर घुसा देता है, जिसकी वजह से युनची की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बातें नहीं मान सकता, क्योंकि इन दरिंदों की वजह से आप मारे गए। इन्होंने मेरी फियांसे को जान से मार दिया, इन्होंने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैं तो खुद से भी नफरत करने लगा हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को ही जलाकर राख कर दूंगा। ये कहते हुए युनची एक बार फिर से गुस्सा होते हुए अपने हेवनली पॉइजन पल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइजन ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट के धुएं को देखकर वहाँ पर अब कुछ और सिपाही पहुंच गए थे, जो कि आते साथ ही अपने साथियों की लाशों को देखकर चौंक जाते हैं, जबकि साथ ही साथ उन्हें देखने को मिलता है कि युनची भी अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़ा है। लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि शायद इस ब्लास्ट की वजह से युनची भी मारा गया, इसलिए वो उसके हाथ से हेवनली पॉइजन पल को छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची दोबारा से होश में आ गया था, जो देखकर उन सिपाहियों का लीडर यहाँ पर युनची से कहता है कि तुमने हमारे सेट के 2 मिलियन सिपाहियों को जान से मार दिया, हमारी जिंदगी तो वैसे भी नहीं बचने वाली, हमारे सेट के लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो अगर तुम मुझे वो हेवनली पॉइजन पल दे दो, फिर मैं तुम पर एक एहसान कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जो सुनकर युनची ने इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था, और वो उसे देखकर कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो, उससे पहले क्यों ना मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। ये कहते हुए युनची जैसे अपने हेवनली पॉइजन पल को लेकर आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसके आर्टिफैक्ट का पॉइजन अब थोड़ा सा कम हो चुका था, जबकि साथ ही साथ युनची भी बहुत ही ज्यादा थक चुका है। युनची अब ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। ये बात युनची और वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर भी समझ गए थे, और युनची इन कमीनों के हाथ से भी नहीं मरना चाहता, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए वो खाई से खुद ही नीचे की तरफ कूद गया, जबकि साथ ही साथ वो हेवनली पॉइजन पल को भी खा लेता है। युनची को लग रहा था कि शायद ये उसका अंत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि युनची के मास्टर का दिया हुआ एक आर्टिफैक्ट अचानक से एक्टिवेट होकर युनची के पीछे एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके बाद जब युनची की दोबारा आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह में एक अनजान सी बॉडी में मौजूद है, जबकि एक लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे युनची तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वो लड़की युनची को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। युनची भी उस लड़की को देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है कि इतनी छोटी सी आंटी, जबकि उसकी आंटी लिंग से उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि तुम ज़्याची हो, क्या तुम्हें अपना नाम याद नहीं, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, आज के दिन तुम्हारी किंग यूई से शादी होने वाली है। युनची के पास अपनी इस नई बॉडी की मेमोरीज तो थी, लेकिन वो प्रोसेस होने में टाइम ले रही थी, पर ये नाम सुनते साथ ही वो कहता है कि हमारी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। ये यहाँ पर युनची ने इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में कहा कि उसकी आंटी गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं तो वैसे ही तुम्हारे लिए फिक्र कर रही थी, जैसे खूबसूरत लड़की की बात आई तुम्हें एनर्जी आ गई, मुझे तो लगा कि तुम शायद खड़े भी नहीं हो पाओगे। तुम्हारे ग्रैंडफादर तो परेशान होते तुम्हारे लिए डॉक्टर को लाने के लिए गए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ये कहते हुए युनची की आंट वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है, जबकि बाहर हमें कुछ लोग दिखाई जाते हैं जो कि युनची के बारे में ही बात कर रहे थे। इस दुनिया में युनची के मिस्टिकल वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी कि वो यहाँ का एक बहुत बड़ा लूजर है। लेकिन युनची का दादा अबू यहाँ पर जियाओ फैमिली का 3rd एल्डर है, जिसने बहुत सारा पैसा लगाकर युनची के लिए बहुत सारे एलेक्सस खरीदे ताकि वो उसके मिस्टिकल वेन्स को सीख कर सके। युनची यहाँ पर इन लोगों की ये बातें सुनकर फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जहाँ पावर्स ना मिलने पर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ की ये बॉडी तो यूजलेस है। युनची परेशान होते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं हुआ, मेरी इस बॉडी की मिस्टिकल वेन डिस्ट्रॉयड है, यानी कि मैं कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। किस्मत से युनची के लिए अच्छी बात ये थी कि अभी भी हेवनली पॉइजन पर्ल उसी की बॉडी में मौजूद था। साथ ही उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हेवनली पॉइजन पर्ल यहाँ युनची की बॉडी के सोल सी के साथ कंबाइन हो चुका है, यानी कि अब युनची इस हेवनली पॉइजन पर्ल को पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। यहाँ ये सब सोचते हुए युनची अपने सोल सी में आ गया था, जहाँ वो हेवनली पॉइजन पर्ल युनची को इस बॉडी की सारी मेमोरीज एक साथ ही दे देता है। इन मेमोरीज की वजह से युनची को जानने को मिला कि इस लाइफ में मेरा नाम ज़ियाओची है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी आंट और मेरे ग्रैंडफादर है, जबकि यहाँ पर मेरी मिस्टिकल वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से सब लोग मुझे लूजर समझते हैं। और साथ ही आज के दिन मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे खाने में जहर दे दिया, पर किस्मत से हेवनली पॉइजन पर्ल ने उस जहर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच पाया हूँ। युनची को ये सारी यादें मिलने के बाद अचानक वो होश में आ जाता है, जहाँ वो अपने सामने दोबारा अपनी आंट और ग्रैंडफादर को देखते हैं। युनची का दादा अबू तो युनची के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था। वो उसकी आंट से पूछता है कि आखिर इसे क्या हो गया था, जिस पर उसकी आंट बताती है कि मैंने तो बस इसे खाना दिया था, जिसके बाद ये बेहोश हो गया। ये सुनकर तो उसका दादा अबू परेशान होते हुए लिंगजी से कहता है कि आइंदा इसे जरा खाना मत देना, मुझे लगता है इसे फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। युनची इन लोगों को जरा परेशान नहीं करना चाहता था। वो इनसे कहता है कि बस आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत ही जल्द बदल जाएगा। ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीक्रेट है, यकीनन मैं किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी मिस्टिकल वेन को ठीक कर लूंगा। अभी के लिए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग एक साथ खुश हैं। युनची की मुझसे इस तरह की बातें उसके
दादाबू को काफी अजीब लगती है। उसे लग रहा था कि युंची काफी जरा बदल गया। पर चलो इसकी शादी है तो लिंजी जल्दी से तैयार कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी ने यहाँ युनचेन को दोबारा से तैयार करना शुरू कर दिया था। यहाँ युनचेन अपने दादाबू रांड का इतना जरा प्यार देकर अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ में मेरे पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी, लेकिन जब मैंने अपनों को खो दिया तभी मुझे एहसास हुआ कि उनकी क्या कीमत है। बेशक इस लाइफ में मेरे पास पावर्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छी आंट और मेरे ग्रैंडफादर है जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। शायद मैं इस तरह की लाइफ डिजर्व भी नहीं करता था। यहाँ युनचेन ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसकी आंट इमोशनल हो जाती है। वो युनचेन से कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं मैं तुम्हारा ख्याल रख भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन युनचेन अपनी आंट से कहता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप हमेशा मेरे लिए खास हो और खास ही रहोगी। जो सुनकर युनचेन की आंट हैरान होती हुई कहती है कि सुबह के खाने के बाद तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। यहाँ पर युनचेन ये सुनकर अपने खाने की तरफ देखता है। इस खाने में युनचेन को जहर मिलाकर खिलाया गया था, लेकिन युनचेन अभी भी नहीं जानता कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जाओ फैमिली के अंकल होंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सारे सर्वेंट से कह रहे थे कि आज के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमारे थर्ड एल्डर के पोते की शादी है। अगर आज के दिन तुम लोगों ने कोई गलती की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर अभी सर्वेंट से ये सब कह रही थी, तभी अचानक वहाँ पर युनची आ जाता है, जो कि अंकल होंग से कह रहा था कि मैं बगी के बजाय एक घोड़े पर जाना पसंद करूंगा। और ये कहते हुए एक फोर्थ लेवल के बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अंकल होंग उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक फोर्थ लेवल का बीस्ट हॉर्स है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। युनचेन उनकी बात सुने बगैर ही फौरन उस बीस्ट पर चढ़ गया था, जहाँ वो बीस्ट गुस्सा होते हुए फौरन यहाँ युनची को नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद वहाँ पर मौजूद सब लोग युनची पर हंस रहे थे, जबकि युनची को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर होगी। अभी अचानक यहाँ पर युनचेन का कजन आ जाता है जिसका नाम यूलोंग था। वो युनची को हाथ देते हुए खड़ा कर चुका था, जबकि उसका हाथ पकड़ते साथ ही युनचेन को वहाँ पर एक हार्ट डिवोरिंग पाउडर महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से युनचेन समझ गया था कि यही वो इंसान है जिसने मुझे जहर दिया था। लेकिन फिर भी युनचेन ना दिखाते उसके साथ बहुत ही अच्छे से एक्ट करता है, क्योंकि यूलोंग भी उसके साथ दिखावा ही कर रहा था। वो युनची से कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो, तुम इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल घोड़ा ले आऊंगा। साथ ही वो युनची को कांग्रेचुलेशन देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम हमारी सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो। आज के दिन तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारी हुई। यहाँ ये सब कहते हुए यूलोंग मुस्कुराकर दिखावा कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। युनची तो अंदर ही अंदर जानता था कि यूलोंग को मुझसे जलन हो रही है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छा कजन बनने का दिखावा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूलोंग का एक साथी वहाँ पर एक नॉर्मल सा घोड़ा लेकर आ गया था, जिसे लेकर युनची अपनी दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि जाते हुए युनची अपने मन में कहता है कि इस गधे ने मुझे पॉइजन दिया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि यूलोंग अपने उस साथी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था, आखिर वो जिंदा कैसे है? जिस पर उसका चमचा भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तो देखा था कि उसने पॉइजन खा लिया है और वो जमीन पर गिर गया, पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गया है। और यूलोंग तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, इसलिए उसका चमचा उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर किंग यूवी ने उसे शादी भी कर ली तब भी वो उसे अपने पास कभी नहीं आने देगी। जो सुनकर यूलोंग भी थोड़ा सा खुश हो गया था। इसके बाद दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं, जो कि अपनी दुल्हन को लेते हुए शहर के अंदर से गुजर रहा था। लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। सच कहूं तो लड़कियां उसे देखकर खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के तो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आता इस जैसे लूजर को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। साथ ही हमें यहाँ पर इस शादी के राज के बारे में मालूम होता है कि 18 साल पहले युनचेन के फादर ने किंग यूवी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और तभी से ये शादी फिक्स हो चुकी है ताकि किंग यूवी उसके फादर का एहसान चुका सके। यहाँ पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि युनचेन इन लोगों की परवाह न करते हुए सीधा आगे की तरफ चलता जा रहा था। तभी अचानक एक बड़ा सा एलिफेंट बीस्ट तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि अपने सामने आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। युनची को इसे देखकर घबराहट महसूस नहीं होती, लेकिन अंकल होंग तेजी के साथ आते हुए युनची के सामने आकर उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे वो टकराकर पीछे जा गिरा। अभी यहाँ पर हम उस एलिफेंट बीस्ट के मास्टर मिस्टर युआन को भी देखते हैं, जो कि इस सिटी का बहुत ही अमीर इंसान था। वो जानता था कि मिस यूवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो इस जैसे लूजर को बिलोंग नहीं करती, बल्कि उसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए। ये सब तो उसके दिल में था, जबकि यहाँ पर वो बहाना लगाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि मेरा एलिफेंट बीस्ट आज के दिन बेकाबू क्यों हो गया है। वैसे तो ये कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता, शायद इसे भी युनची कुछ ज्यादा पसंद नहीं, बिल्कुल यहाँ की सिटी के लोगों की तरह। मेरे ख्याल से मेरा बीस्ट भी उस लड़की के लिए इंसाफ मांगना चाहता है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद छोटा बच्चा भी समझ पा रहा था कि ये मोटा यहाँ पर बिला वजह बवाल खड़ा करना चाहता है। अंकल होंग भी यहाँ पर मिस्टर युआन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, इसे खराब करने की कोशिश मत करो। लेकिन मास्टर युआन कहता है कि अगर युनची ने इस बीस्ट को हरा दिया तो हम मान लेंगे कि ये मिस यूवी के काबिल है और हम इसकी शादी में शरीक हो जाएंगे, वरना हम ये शादी होने नहीं दे सकते। अंकल होंग को तो ये सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन युनची उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। युनची की ये बात सुनकर तो अंकल होंग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो युनची से कहते हैं कि ये मिस्टिक हॉर्स से भी 2 लेवल ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, मुझे नहीं लगता तुम इसे संभाल पाओगे। लेकिन युनची को खुद पर काफी ज्यादा यकीन था। वो अपनी जेब से एक रेड कलर का कपड़ा निकालकर अपने घोड़े की आंखों पर लगा देता है ताकि उसे डर ना लगे, और फिर बहुत ही हिम्मत के साथ उस बीस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। जहाँ वो एलिफेंट बीस्ट भी युनची पर हमला करने के लिए तेजी के साथ उसी के करीब आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो युनची की आंखों में देखता है उसे वो पुराना वाला वर्जन दिखाई दिया, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। वो बीस्ट एलिफेंट भी उसे देखकर घबरा गया और फौरन अपनी जगह पर ही रुक गया। अब उस बड़े से एलिफेंट बीस्ट को इस छोटे से इंसान से डर लग रहा था। धीरे धीरे करके वो बीस्ट पीछे हट रहा है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। मिस्टर युआन ये देखकर शर्म के मारे अपने बीस्ट को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और उसे जान से मार दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट एलिफेंट एक बार फिर से पागल हो चुका था। वो यहाँ पर जंप करते हुए युनची पर हमला करने के लिए आ ही रहा है, जिसे अपनी तरफ आते देखकर युनची ने भी अपने पॉइजन पंच को तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि युनची उसे हिट कर पाता तभी अचानक वहाँ सामने कोई और आ जाता है, जिसने उस एलिफेंट बीस्ट को बीच में हवा में ही रोक दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस यूवी का भाई युनबा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। यहाँ वो इस बीस्ट को हराने के बाद अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, फौरन उससे गले लगा लेता है। जहाँ युनची तो ऑलमोस्ट पिसी गया था। वो युनबा से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। साथ ही युनची उससे सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर युनबा बताता है कि हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमने आने में काफी देर कर दी, इसलिए मुझे फादर ने यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें शादी के मंडप तक उठाकर लेकर जा सकूं। ये कहते साथ ही वो युनची को उठाकर लेकर जा रहा था, लेकिन युनची उसे कहता है कि नहीं, मैं घोड़े पर जाऊंगा। जिस पर युनबा उसकी बात मानते हुए घोड़े को भी साथ उठा लेता है। लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही साथ उन लोगों को हंसी भी आ रही थी। इसी तरह से युनची की सक्सेसफुली शादी हो जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनची ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसने बहुत सारी शराब पी ली, इसलिए वो होश में नहीं
नहीं, जबकि लोग उसका मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना ज्यादा वाइन पीते ही क्यों हो। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि युनची तो बिल्कुल सही सलामत था, वो तो बस ऐसी एक्टिंग कर रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। असल में तो उस पर वाइन का असर ही नहीं होता क्योंकि उसका हेवनली पॉइजन पर सारे के सारे डैमेज को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए युनची ने जो वाइन अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा हुआ था उसे बाहर गिरा देता है, जिसके बाद आखिरकार वो अपनी बीवी से मिलने के लिए अपने रूम में एंटर हो चुका था, जहाँ हम मिस यूवी को पहली दफा देखते हैं। वो दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। युनची आगे की तरफ जाते उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस यूवी उसे ऐसा करने नहीं देना चाहती थी। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उसके हाथ को फ्रीज कर देती है। दूसरी तरफ युनची भी तो जिद्दी था, वो हार ना मानते हुए एक बार फिर से ट्राई करता है, जहाँ उसने मिस यूवी के चेहरे से पर्दा हटा दिया था, साथ ही साथ वो भी उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मिस यूवी की खूबसूरती देखकर ठरकी युनची कहता है कि वाओ तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, यकीनन लोग तुम्हारे बारे में जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ सिर्फ एक बार उसकी पावर्स देखने की वजह से युनची उसके बारे में बहुत कुछ समझ गया था। वो उसको इंप्रेस करने के लिए कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम्हारे पास आइस क्लाउड हर्ट है, तुम लेवल 10 पर पहुंच चुकी हो, जबकि साथ ही साथ तुम आइस क्लाउड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हो। यहाँ सिर्फ एक ही नजर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकालता हुआ देखकर मिस यूवी इंप्रेस होते हुए कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने जो भी रूमर सुने थे उससे तुम काफी ज्यादा अलग हो। ये सुनकर युनची एक बार फिर से रोमांटिक होते हुए मिस यूवी के पास आते हुए कहता है कि मेरे बारे में तो और भी लोग बहुत कुछ कहते हैं जो कि सही नहीं, क्या तुम जानना चाहोगी? मैं तुम्हें डिटेल में समझा सकता हूँ। मिस यूवी को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो फौरन अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक डेसिबल हूँ और तुम जानते हो कि हम लोगों को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे फादर का एहसान चुकाऊं, उनकी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज से 1 महीने बाद मैं सीधा वापस अपने आइस क्लाउड पैलेस चली जाऊंगी ताकि मेरे मास्टर मुझे ट्रेनिंग करवा सके। हम दोनों कभी भी एक रियल कपल की तरह नहीं रहने वाले। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। अभी अचानक मिस यूवी ने यहाँ बाहर किसी को महसूस कर लिया था, जो देखकर युनची फौरन वहाँ की लाइट्स बुझा देता है। वो मिस यूवी से कुछ देर खामोश रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यूलोंग का चमचा था, जिसे यूलोंग ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो जान सके कि मिस यूवी कहीं उसे अपनी बॉडी को टच तो नहीं करने दे रही। पर जब यूलोंग को मालूम होता है कि उन लोगों की कमरे की लाइट ऑफ है तो वो कुछ गलत समझ जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मिस यूवी जैसे नकारा इंसान को अपनाएगी, क्योंकि वो भी मिस यूवी से प्यार करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ युनची पर आ गया था, जहाँ रात काफी हो चुकी थी। युनची धीरे से मिस यूवी के पास आकर कहता है कि रात बहुत हो गई, क्यों ना हम सो जाए। लेकिन मिस यूवी अपनी पावर एक्टिवेट करके युनची को डराते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहती है। साथ ही वो युनची से कहती है कि हम दोनों में से एक इंसान नीचे सोएगा, हम दोनों बेड पर एक साथ नहीं सोने वाले। जिस पर युनची कहता है कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पहली रात को मैं अपनी बीवी को जमीन पर सोने नहीं दे सकता। मैं बहुत ही ज्यादा इज्जतदार शख्स हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। जो सुनकर मिस यूवी कहती है कि हाँ इसीलिए तुम जमीन पर सोओगे। बेचारा युनची ये सुनकर जमीन पर सोने की कोशिश करता है पर उसे ठंड लग रही थी। वो यहाँ पर मिस यूवी से कहता है कि हनी। जो सुनकर मिस यूवी कहती है कि खबरदार दोबारा मुझे हनी कहा। युनची उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हम दोनों ने शादी की है, फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यूवी कहकर पुकारूं? मैं तो हनी ही कहूंगा। साथ ही युनची कहता है कि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड को ठंड लग जाए? जिस पर मिस यूवी उसे कंबल दे चुकी थी। साथ ही मिस यूवी युनची से कहती है कि सिर्फ 1 महीने की बात है, तुम किसी तरह गुजारा कर लो, उसके बाद वैसे भी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर युनची दोबारा से रोमांटिक होते हुए मिस यूवी की तरफ आते हुए कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ 1 महीना गुजारना चाहती हो? 1 महीना तो काफी रहेगा, हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। यहाँ वो इसी तरह की बातें करते हुए मिस यूवी के काफी पास आ चुका था, जिस पर मिस यूवी दोबारा अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुम मेरे ज्यादा करीब आए मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूंगी। जो देखकर युनची डरते हुए फौरन दोबारा अपनी जगह पर पहुंच गया था, जबकि मिस यूवी ब्लश करती है क्योंकि शायद उसे युनची थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा था। युनची बेचारा तो अभी भी मिस यूवी से सवाल करते हुए पूछता है कि जब एक बार तुम आइस क्लाउड पैलेस वापस चली जाओगी तो क्या हम दोबारा मिलेंगे? जिस पर मिस यूवी कहती है कि नहीं, हम दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। युनची ये सुनकर कहता है लेकिन ये अच्छा नहीं रहेगा, मैं अपनी फैमिली का अकेला वारिस हूँ और अगर मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं तो हमारी ये फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? ये कहते हुए युनची मिस यूवी के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। तभी अचानक मिस यूवी अपने आइस डैगर को निकालते उसकी गर्दन पर रखते हुए कहती है कि अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। बेचारा युनची अब तक समझ गया था कि आज के दिन तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो धीरे धीरे करके रूम से बाहर जाने वाला था। तभी अचानक मिस यूवी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर युनची बताता है कि मैं बाहर वॉशरूम जा रहा हूँ। मिस यूवी उसे देखकर कहती है कि ठीक है, आप बाहर खुले में मत करना, वॉशरूम ही इस्तेमाल करना। जो सुनकर युनची हैरान हो गया था। अचानक उसे याद आता है कि शायद ये उस वाइन के बारे में बात कर रही है। मिस यूवी शायद गलत समझ गई होगी। वो मिस यूवी से एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि बेशक मेरी कल्टीवेशन कम है, मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं इज्जतदार हूँ, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया? और इसी तरह की बातें करते हुए युनची शर्मा कर वहाँ से निकल जाता है। जबकि कहो ना कहो लेकिन मिस यूवी को युनची का ये फनी बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ युनची बाहर आने के बाद अपने मन में कहता है कि ये बेशक पूरी सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इसका दिल बिल्कुल पत्थर जैसा है। युनची ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक एक टूटा हुआ सितारा बिल्कुल यहाँ जियाओ मेंशन में आकर गिरता है, जिसे देखकर युनची हैरान होते हुए फौरन उसे ढूंढने के लिए उसके पास रवाना हो गया। जबकि पीछे की तरफ हम रूम में मिस यूवी को देखते हैं, जहाँ उसकी मास्टर उससे मिलने के लिए आई हुई थी और वो मिस यूवी से कहती है कि तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है, एक बार तुमने आइस क्लाउड टेंपल को ज्वाइन कर लिया उसके बाद तुमने अपने सारे रिलेशंस को छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों को रिलेशंस की इजाजत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। लेकिन मिस यूवी अपने मास्टर से कहती है कि मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए, 1 महीने बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। और वो इसी तरह से अपने मास्टर के सामने इंसिस्ट करती है, जिस पर आखिरकार उसकी मास्टर एग्री होते हुए कहती है कि ठीक है, 1 महीने बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। ये कहती हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं, जो कि उस टूटे हुए सितारे को ढूंढता हुआ काफी दूर आ चुका था। यहाँ पहुंचते साथ ही अचानक से युनची का हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया था, जो कि युनची को एक स्टार फॉलिंग प्लांट के पास ले जाता है। युनची तो इस एलेक्सर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची को वहाँ पर एक लड़की भी दिखाई दी, जिसका नाम जैस्मीन था और उसकी बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मौजूद है, लेकिन युनची को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो जैसे यहाँ पर जैस्मीन को टच करने की गलती करता है, वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से युनची को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन किस्मत से युनची के पास हेवनली पॉइजन पर्ल है, जो कि उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देती है। इसकी वजह से युनची की जान बच गई थी। दूसरी तरफ जैस्मीन भी तब तक होश में आ जाती है और वो ये सब देखकर हैरानगी के साथ युनची की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारे पास हेवनली पॉइजन पर्ल है। युनची यहाँ से पहले कि उससे पूछ पाता कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम। तभी अचानक जैस्मीन फौरन उसके हाथ पर बाइट करते हुए युनची का खून पीना शुरू कर चुकी थी। यहाँ युनची का खून पीने की वजह से हम देखते हैं कि हेवनली पॉइजन पर्ल उसे यहाँ सोल्सी में ले आया था, जो देखकर युनची भी काफी ज्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये लड़की है कौन और इसको पॉइजन किसने दिया होगा। युनची अब यहाँ पर ये सब सोच रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची की आंट पीछे से आ चुकी थी, क्योंकि युनची को यहाँ पर देखकर हैरानगी के साथ कहती है कि तुम अपनी शादी की पहली रात को यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर युनची कहता है कि कुछ खास नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सितारे देखने के लिए आया हुआ था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो सुनकर उसकी आंटी कहती है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, मुझे लगता है कि मिस यूवी ने तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया होगा, मैं भी जाकर उस लड़की से बात करके आती हूँ। जो सुनकर युनची उसे रोकते हुए कहता है कि
कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा घर है, आखिर मेरे घर में एक लड़की मुझे अपने रूम से कैसे लात मारकर बाहर निकाल सकती है। मुझे तो बस सच में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सितारे देखने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनकर उसकी आंट भी वहीं पर रुक गई थी, वो भी युंची के साथ यहीं पर बैठकर सितारे देखती है। साथ ही साथ वो लोग पास की कुछ मेमोरीज को भी याद करते हैं। यहाँ युंची की आंट कहती है कि वक्त बहुत ही तेजी के साथ निकल गया, तुम छोटे हुआ करते थे, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती थी और अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे दिल में हमेशा आपको और रहेगा। जो सुनकर युंची कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आपकी और दादा अबू की जगह तो हमेशा मेरे दिल में वही रहेगी, आप लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप दोनों मेरी रियल फैमिली हो। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, आप दोनों मेरे साथ खड़े रहे, मैं भी हमेशा आप दोनों का साथ देता रहूंगा। कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े बस आप मेरा नाम याद कर लेना। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यूं ही इमोशनल बातें चल रही थी, जबकि हम देखते हैं कि मिस यूवी भी यहाँ पर युंची को ढूंढते हुए बाहर आ चुकी थी और वो ये सब देख लेती है और वो इन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। युंची जैसे उठता है वो देखता है कि किसी ने उसे कंबल में छुपाया हुआ था ताकि उसे ठंड ना लगे। युंची की आंख जैसी खुलती है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी थोड़ी देर सोचने पर वो समझ आता है कि जरूर ये मिस यूवी ने किया होगा, जो जानकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंची यहाँ सीधा मिस यूवी के पास आ चुका था, जहाँ वो मिस यूवी से कहता है कि चलो भी दरवाजा खोलो, हमें ट्रेडिशन के हिसाब से ग्रैंडफादर के पास जाकर पहला खाना खाना होगा। इससे उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। युंची यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से मिस यूवी निकलती है और वो काफी ज्यादा तैयार हुई थी, जहाँ वो युंची को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि युंची भी अपनी पुरानी लाइफ के कपड़े पहन लेता है और ये दोनों मिलकर अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए पहुंच चुके थे, जहाँ युंची का दादा इन लोगों के सामने खाना पेश करते हुए मिस यूवी का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उसने युंची से शादी की। वो जानता था कि मिस यूवी शादी से खुश नहीं होगी, लेकिन युंची यहाँ पर ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि नहीं मिस यूवी और मैं बिल्कुल ठीक है। वो तो यूं ही रोमांटिकली बातों ही बातों में मिस यूवी के कंधे पर हाथ भी रख लेता है और उसे अपने पास ले आता है। साथ ही साथ वो ऐसे एक्ट करने की कोशिश करता है जैसे कल रात इन लोगों का काफी अच्छा टाइम गुजरा। हम देखते हैं कि मिस यूवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युंची का हाथ फ्रीज कर देती है। युंची तो अभी भी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आता। वो मिस यूवी के सामने खाना पेश करते हुए कहता है कि चलो भी अच्छे से खाना खाओ ताकि तुम एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सको। वो बस अपने दादा अब्बू को यही दिखाना चाहता था कि हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और जल्दी उन लोगों को कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये दोनों जैसे वापस अपने रूम में आते हैं हम देखते हैं कि सिचुएशन तो पूरी तरीके से पलट चुकी थी। मिस यूवी अपनी आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए युंची को फ्रीज कर देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि कमीने ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पर हाथ कैसे लगाया। युंची बेचारा तो उसकी ये बातें सुनकर ठंड से कांपते हुए कहता है कि सच कह रहा हूँ, मैं तो ये सब सिर्फ अपने दादा अब्बू को खुश करने के लिए कर रहा था। जो सुनकर आखिरकार यूवी उस पर रहम खा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि युंची कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वो मिस यूवी को ताड़-ताड़ कर देख रहा था, जिस पर मिस यूवी हैरान होते हुए सवाल करती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। युंची उसे जवाब देते हुए कहता है कि कल जब मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ा था तब मैंने तुम्हारे नर्व्स चेक कर लिए थे, जिस पर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जब से तुमने अपने आइस क्लाउड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा तभी से यकीनन ये सब हो रहा होगा। तुम्हारी आंखें सुबह 3 बजे ही खुल जाती होगी और 2 मिनट के बाद तुम्हारी बॉडी एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती होगी, जबकि साथ ही साथ मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पीरियड्स भी एब्नॉर्मल चल रहे हैं। ये कहते हुए युंची वहाँ से काफी दूर चला गया था क्योंकि वो जानता था कि अब यूवी मुझे मारेगी, लेकिन यूवी उसे रोकते हुए कहती है कि वापस आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। यूवी हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ, जिस पर युंची कहता है लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है। जिस पर मिस यूवी जवाब देती हुई कहती है कि हाँ तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आइस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए ये सबके साथ ही होता है। मुझे बाद में जब आइस एट्रीब्यूशन की आदत हो जाएगी तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन युंची उसकी ये बात सुनकर कहता है कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रही। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आइस क्लाउड सेट के मेंबर्स बाकी के सेट मेंबर्स के हिसाब से जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वो सब के सभी आइस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ आइस क्लाउड सेट की लड़कियां बच्चा पैदा करने की एबिलिटी को भी खो देती है, वो भी सारी आइस एबिलिटीज की वजह से। इसलिए आइस क्लाउड पैलेस का ये रूल है कि वो किसी तरह की भी रिलेशनशिप को नहीं रख सकते ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। ये सुनकर यूवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो युंची पर भड़कते हुए कहती है कि तुम मेरी सेट की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक युंची कहता है कि वैसे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, साथ ही मैं कुछ ऐसा भी जानता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी ये मिस्टिक पावर 3 गुना और तेजी के साथ बढ़ेगी। इस यूवी को उसकी ये बात सुनकर यकीन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो युंची को एक मौका देते हुए कहती है कि अगर तुमने झूठ कहा हुआ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि युंची कुछ नीडल्स लाकर सीधा यहाँ मिस यूवी के पास आकर बैठ जाता है। साथ ही युंची यहाँ पर मिस यूवी के हाथ को टच करते हुए ढड़की आवाज में कहता है कि यूवी तुम्हारे हाथ तो काफी सॉफ्ट है। जो सुनकर मिस यूवी भड़कते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम इसी तरह की बकवास करोगे, लेकिन तभी अचानक युंची कहता है कि लो हो गया। यूवी उसकी ये बात सुनकर हैरानगी के साथ अपने हाथ की तरफ देखती है जहाँ युंची ने कुछ नीडल उसके हाथ में लगा दिए थे। मिस यूवी को तो यकीन ही नहीं आता कि आखिर युंची ने ये इतनी स्पीड के साथ कैसे कर दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि युंची ने अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल करते हुए मिस यूवी के बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दिया था। मिस यूवी भी धीरे-धीरे अच्छा महसूस कर रही थी और वो समझ जाती है कि युंची झूठ नहीं कह रहा था। और यहाँ कुछ देर की यूवी ट्रीटमेंट के बाद अचानक युंची कहता है कि काम हो गया। जो सुनकर यूवी कहती है कि इतनी जल्दी। युंची कहता है कि हाँ तुम खुद आजमा कर देख लो। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये बात सच है, मेरी मिस्टिक पावर काफी स्मूथली फ्लो कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी महसूस कर पा रही थी कि उसकी पावर्स अब 3 गुना तेजी से फ्लो कर रही है। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, जबकि दूसरी तरफ युंची कहता है कि आइस पावर का इस्तेमाल करना किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। इवन मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि जरा आइस पावर इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारे मेंडेरियंस ब्लॉक हो चुके हैं। अगर एक बार तुम्हारे मेंडेरियंस को अनब्लॉक कर दिया जाए तब तुम्हारी पावर्स 10 गुना तेजी के साथ बढ़ेगी। जो सुनकर मिस यूवी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरी तरफ युंची भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मेरे मेडिसिनल स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तुमने ऑलरेडी देख लिया। मिस यूवी युंची की ये बात सुनकर कहती है ठीक है मेरा इलाज कर दो। जो सुनकर युंची तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उसे कहता है ठीक है फिर जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। जिस पर तो मिस यूवी गुस्सा होते हुए फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है। तभी अचानक युंची कहता है कि नहीं नहीं मेरा वो मकसद नहीं था, असल में तुम्हारे सारे मेंडेरियंस तुम्हारी बॉडी पर फैले हुए हैं जिन्हें कपड़ों के साथ तुम्हें अनब्लॉक नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं तो तुम खुद भी ऐसा कर सकती हो, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। ये सुनकर मिस यूवी को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ युंची उसे ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो तो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो कोई जंग जीत गया हो। साथ ही हम देखते हैं कि युंची ने दोबारा से अपनी नीडल्स का इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन युंची उसे बताता है कि इस बार ये सब बहुत ज्यादा स्लो रहने वाला है क्योंकि अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सारे नीडल सही जगह पर लगाने के बाद हम देखते हैं कि युंची अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वो मिस यूवी की बॉडी में मौजूद आइस टॉक्सिन को खत्म करके उसके
लिबरेरियंस को अनब्लॉक कर सके। ये प्रोसेस कुछ देर तक यूं ही चलता रहा, जिसके खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी काफी बेहतर महसूस कर रही थी, जबकि युनची उसे बताता है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इस तरह के टोटल 6 ट्रीटमेंट्स होंगे। फिलहाल मुझे थोड़ी सी आराम की जरूरत है। जो सुनकर यूवी हैरान होती हुई कहती है क्यों, क्या हो गया, जिस पर युनची कहता है कि मैं एक लेवल 1 का लूजर हूँ, जैसे लेवल 10 की जीनियस को ट्रीट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये कहते हुए युनची वहाँ से खड़ा होकर अभी बाहर की तरफ जाने वाला था, जबकि साथ ही साथ वो इमोशनल एक्टिंग भी शुरू कर देता है। अब तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे एक सुनसान सा कमरा ढूंढना होगा जहाँ पर मैं अकेले बैठकर ठंड में कांपता रहूँ। वैसे भी अकेलापन तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। यूवी उसकी ये बातें सुनकर इमोशनल होते हुए कहती है कि ठीक है, आज के दिन तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकते हो। युनची को तो ये सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई लॉटरी जीत गया हो। वो काफी ज्यादा खुश होता है, फौरन उसके साथ आकर बेड पर लेट जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा गहरी रात हो चुकी थी, दोनों आराम से लेटे हुए थे। तभी अचानक युनची यूवी से कहता है कि जब तुम्हारी मिस्टिक पावर रिकवर हो जाएगी तब तो तुम वापस अपने पैलेस चली जाओगी, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। जो सुनकर यूवी उससे सवाल करती हुई पूछती है कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। यहाँ पर युनची ने 3 हेवनली एलेक्सर्स के नेम ले लिए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। यूवी इन तीनों हेवनली एलेक्सर्स के बारे में सुनकर कहती है कि ये तीनों एलेक्सर एक साथ मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, और फिर भी तुम्हें आखिर इतने रेयर एलेक्सर्स की जरूरत क्यों पड़ गई। जिस पर युनची बताता है कि मैं अपने मिस्टिक वेन्स को रिकवर करना चाहता हूँ। यूवी उसकी ये बात सुनकर कहती है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही सो गए थे, जहाँ पर युनची ख्वाब में देख रहा था कि वो यूवी को धीरे धीरे करके किस करने वाला है। इससे पहले कि वो यहाँ पर यूवी को किस कर पाता, कोई घंटा बजा देता है, जिसकी वजह से युनची की आंख खुल गई थी। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये घंटा किसने बजाया, और वो भी इतने अच्छे मोमेंट पर। असल में ये घंटा जियाओ सेट के हेड ने बजाया था, ताकि वो सारे के सारे एल्डर्स को जमा करके खुशखबरी दे सके। युनची के ग्रैंडफादर भी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि हैरान होते हुए हेड से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने रिंग क्यों बजाई, क्या कुछ खास बात है। जिस पर वो हेड बताता है कि हाँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज से 100 साल पहले हमारे जियाओ ट्राइब से हमारे कुछ एंसेस्टर्स को निकालकर बाहर भेज दिया था, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर थे। लेकिन फिर वो लोग यहाँ पर लियांग सिटी पर आ गए, जहाँ पर उन लोगों ने ये जियाओ सेट बनाया। हम लोगों ने अपने जियाओ ट्राइब से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे लेटर्स का कभी जवाब नहीं दिया। आज पता नहीं कैसे, लेकिन शायद उन लोगों को हम पर रहम आ गया। हमारे लीडर का बेटा यहाँ हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। शायद वो यहाँ पर हमारे जियाओ सेट से एक मेंबर को अपने साथ जियाओ ट्राइब भी लेकर चला जाएगा। ये जानकर तो थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब उसके पास उम्मीद थी कि वो अपने ग्रैंडसन की मिस्टिक वेन्स को रिकवर कर सकता है। जियाओ ट्राइब्स के पास बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर्स है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फौरन यहाँ पर बीच में आते हुए कहता है कि हम लोग वहाँ पर युनचेन को नहीं भेजने वाले। हमारे पूरे सेट का सबसे ज्यादा बेहतरीन रेसिपल तो यूलोंग है, तो यकीनन हमें उसी को भेजना चाहिए। थर्ड एल्डर यहाँ इससे पहले कि सेकंड एल्डर से कुछ भी कह पाता, सेकंड एल्डर ने यहाँ पर थर्ड एल्डर की ग्रैंडसन की बेइज्जती करना शुरू कर दी थी। वो कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उसे जियाओ ट्राइब भेजेंगे, वो तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली पर कलंक है। उसकी वजह से तुमने हमारे जियाओ सेट के बहुत सारे पैसे और एलेक्सर जाया कर दिए, जबकि वो किसी काम का नहीं। यहाँ अपने पोते की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर हम देखते हैं कि अब थर्ड एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। थर्ड एल्डर की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा थी, जिनके सामने सेकंड एल्डर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फौरन हेड यहाँ पर आगे आते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर बेवकूफी मत करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर फाइट की तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जियाओ सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहाँ बाहर तुम्हारे मरने के बाद युनची का कोई सहारा नहीं रहेगा। थर्ड एल्डर भी उसकी ये बातें सुनने के बाद फौरन शांत हो जाता है, और वो इनसे कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस यूवी पर आ जाता है, जो कि अपनी फाइट प्रैक्टिस कर रही थी। यूलोंग भी उसे दूर से देखकर फौरन उसके पास आ जाता है, ताकि वो उससे बात कर सके, क्योंकि वो मिस यूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन यूवी उसमें कोई इंटरेस्ट ना शो करते हुए कहती है कि युनची यहाँ पर नहीं है, तुम जा सकते हो। यूलोंग तो अपने मन में इरादा करके आया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी तरह भी यूवी को टच करके रहूंगा। जो करने के लिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस फाइट का बहाना लगाते उससे लड़ना शुरू कर देता है। यूवी को भी उसके इरादे समझ आ चुके थे, इसलिए वो बिना कोई रहम दिखाते उसे काफी बुरी तरीके से पटक रही थी, जिसके दौरान यूलोंग का एक दांत भी टूट चुका था। वो यूं ही लगातार यूलोंग की काफी देर तक पिटाई लगा देती है, जहाँ उड़ता हुआ यूलोंग सीधा युनची के पैरों में आ गिरा। युनची तो यूवी की ये हरकत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यूलोंग को वो भी पसंद नहीं करता। जबकि साथ ही साथ वो यूलोंग से कहता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम आसमान से यहाँ पर क्यों गिरे। जिस पर यूलोंग बहाना लगाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक से एक्सीडेंटली मैं जमीन पर गिर गया, इसलिए मेरी नाक से खून आ रहा है। युनची उसका ये खून देखकर कहता है कि ये प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा शानदार लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें डेली करनी चाहिए, इससे तुम ज्यादा इंप्रूव होगे। यूलोंग बेचारा भी यहाँ पर अपना सर पकड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है। आखिर वो यहाँ पर जवाब भी क्या देता कि उसने एक लड़की से मार खा ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ सेट के सारे एल्डर्स यहाँ पर जियाओ ट्राइब से आने वाले लीडर के बेटे का इंतजार कर रहे थे। जहाँ कुछ देर के इंतजार के बाद आखिरकार वो यहाँ पर पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम जियान था, जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला लड़का है, क्योंकि उसे अपने बाप के पैसों पर काफी गरूर था। वो यहाँ पर मौजूद इन एल्डर्स की जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा वो इन लोगों का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, जिन्हें आज से 100 साल पहले जियाओ ट्राइब से निकाल दिया गया था। लेकिन पता नहीं कैसे वो इस नकारा सी सिटी में आकर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। हम लोगों ने किस्मत से तुम्हारा एक लेटर पढ़ लिया, जिसकी वजह से हमें जानने को मिला कि इस लियांग सिटी में एक जियाओ सेट भी है, वरना ये जगह इतनी छोटी और बेकार है कि हम लोग तो यहाँ पर कभी ना आते। जियाओ सेट का हेड इतनी ज्यादा बेइज्जती के बावजूद भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि उसे एलेक्सर और पैसों की लालच थी। दूसरी तरफ जियान बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ कहता है कि मैं इस गंदी जगह में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता, तुम लोग कल उस डेसिबल को तैयार रखो जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर अपने अंकल मोयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके हाथ में जो एलेक्सर है ये मेरे फादर ने आप लोगों के लिए स्पेशल भिजवाया। इस एलेक्सर को मिस्टिक डिग्रेडिंग पाउडर कहते हैं, जो कि किसी भी मिस्टिक वेन को रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। युनची की आंट तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद मिल गई थी कि अब हम युनची को रिकवर कर पाएंगे। दूसरी तरफ जियान यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं कुछ आराम करूंगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था। तभी अचानक वो युनची की आंट के सामने जाकर रुक जाता है, जो कि उसे काफी खूबसूरत लगती है, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी। उसका ये अंदाज थर्ड एल्डर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि वो आगे जाकर कुछ भी कह पाते, सेकंड एल्डर उसे बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची फौरन यहाँ अपनी आंट के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो कि जियान से कहता है कि तुमने काफी लंबा सफर तय किया है, यकीनन तुम थक चुके होगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। जियान को तो उसके बीच में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से के साथ सवाल करते पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ युनची की आंट भी उसके लिए काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन युनची उसे शांत कराते हुए कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ जियान के अंकल ये खराब होती हुई सिचुएशन देखकर फौरन जियान के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे लीडर ने निकलने से पहले तुमसे क्या कहा था। जो सुनकर जियान गुस्सा होते हुए वहाँ से फौरन रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम यूलोंग को देखते हैं, जो कि युनचिन की आंट को देखकर काफी ज्यादा अजीब से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मन में कोई प्लान बना रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ जियान पर आ जाता है, जो कि अपने रूम में आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि अंकल मोयांग आखिर कब मना होंगे, उन्होंने वहाँ पर सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, मैं तो बस सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। अभी अचानक हम देखते हैं कि लुयिंग भी यहाँ जियान के पास पहुंच गया था, जो कि बताता है कि उस खूबसूरत लड़की का नाम लिंगजी है, लेकिन वो यहाँ हमारे जियाओ सेट में रहने वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं। जो कहने के बाद वो अपने साथ
जियान को लेकर यहाँ मिस यूवी के पास ले आता है। मिस यूवी को देखकर तो जियान वाकई में समझ गया था कि यूवी वाकई में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। लेकिन जब जियान को जानने को मिलता है कि यूवी की शादी युंची से हो गई, जो कि सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है, तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, आखिर इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की की इस तरह के कचरे से शादी कैसे हो गई। जिस पर यूलोंग भी आग में घी डालते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो आप जैसे एक हीरो का ही इंतजार कर रहे थे, जो कि इस लड़की को उस कचरे से आजादी दिलवा सके। जियान यूलोंग की ये बातें सुनकर कहता है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद तुमने कोई प्लान जरूर बनाया होगा। जिस पर यूलोंग उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि जैसा मैंने समझा था, आप तो बिल्कुल वैसे ही समझदार भी हो। हाँ, बेशक मैं यूवी को युंची से आजाद करने के लिए प्लान बना रहा हूँ। जबकि तभी अचानक जियान कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे युंची की आंटी भी काफी ज्यादा पसंद आई। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि मैं उसके साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजार सकूं? उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। जिस पर यूलोंग कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उसके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ युंची ने दोबारा से यूवी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। यूवी युंची की मेडिकल स्किल्स देखकर कहती है कि तुम्हारे बारे में लोग गलत सोचते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में तुम जैसा बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं दे सकता। जबकि इसके अलावा भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे पास हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? जिस पर युंची बताता है कि हाँ, ये मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन पिल रिफाइनर थे। उनसे बेहतरीन डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। साथ ही वो काफी ज्यादा रहमदिल और अच्छे इंसान थे। यूवी ये सब सुनकर कहती है कि मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना, आखिर वो कहाँ पर है? लेकिन यहाँ इस बारे में युंची उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। और साथ ही युंची भी यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यूवी अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसे होश में ला रही थी। जहाँ युंची को होश में आता हुआ देखकर यूवी कहती है कि पता नहीं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा राज है, तुम शायद अपनी रियल पावर्स दुनिया के सामने शो ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर तुम चाहते तो तुम किसी भी मेडिकल सेट को ज्वाइन करके टॉप 10 रैंकिंग में आसानी के साथ आ सकते हो। तुम्हारे मेडिकल स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन युंची उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर यूवी युंची से कहती है कि वैसे तुम्हारे ज़्याओ ट्राइब में भी तो एक डेसिबल को बेचा जा रहा है, तुम्हें भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ज़्याओ ट्राइब को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें काफी सारे अच्छे एलेक्सर्स मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके तुम अपने मिस्टिक वेन्स को भी रिकवर कर पाओगे। लेकिन युंची उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ज़्याओ ट्राइब या फिर किसी भी बड़े क्लैन के पास ऐसे कोई एलेक्सर नहीं जो कि मेरे मिस्टिक वेन्स को ठीक कर सके। इसको रिकवर करने के लिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है। जो सुनकर यूवी हैरान होते हुए उससे पूछती है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है, क्योंकि वो युनचेन की मदद करना चाहती थी। तभी अचानक युनचेन ठगियों की तरह कहता है कि बस तुम मुझे 21 दे दो, मैं खुद ही रिकवर हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूवी उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां युनची की आंट धीरे-धीरे चुपके ज़्याओ साइड के फार्मेसी स्टोर की तरफ जा रही थी, ताकि वो उसी मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को हासिल करके युनची की मिस्टिक वेन्स को ठीक कर सके। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फोन से नेक्स्ट डे पर आ गया था, जहां हम हॉल में देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। ज़्याओ साइड का हेड यहाँ पर इमोशनल एक्टिंग करते हुए काफी अच्छी बातें कर रहा था, जो देखकर युनची कहता है कि ये कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो इसकी ये इमोशनल बातें सुनकर रोना आ गया, जबकि उसकी आंट उसे डांटते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, वो हमारा हेड है। दूसरी तरफ जियान भी उसकी ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था। तभी अचानक वो उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कल मैंने जो तुम लोगों को मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम वो वापस यहाँ पर ले आओ, ताकि मैं खुद ही वो तुम्हारे ज़्याओ साइड में किसी काबिल इंसान के हवाले कर सकूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद तुम लोग वो पाउडर किसे दोगे। हो सकता है कि वो किसी कचरे के पास चला जाए, जो कि बिल्कुल वेस्ट होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। असल में ये यूलोंग और जियान की चाल थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि हेड सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया था और वो जियान से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। आपके ज़्याओ ट्राइब ने हम लोगों को इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, लेकिन वो हमारे ज़्याओ साइड के फार्मेसी से कल रात चोरी हो गया। जो सुनकर जियान भी गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस बारे में पहले से ही जानता है। वो यहाँ पर कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इसकी माफी इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भी वो पाउडर चुराया है उसे ये बात मालूम नहीं थी कि हम जब चाहे उस पाउडर को ट्रैक कर सकते हैं। जो कहते हैं वो अपने एक असिस्टेंट से उस पाउडर को ढूंढ के लाने के लिए कहता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट उस पाउडर को ढूंढ कर ले भी आया था। जियान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें ये किस रूम में मिला, जिस पर वो असिस्टेंट बताता है कि ये पाउडर मुझे रूम नंबर 66 में मिला, जो रूम किसी और का नहीं बल्कि युनची की आंट का है। युनची की आंट तो ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि नहीं, ये झूठ है, मैंने इसे नहीं चुराया। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि युनची की आंट ने ये सब नहीं किया होगा, उसे बस फंसाया जा रहा है। पर हकीकत तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना।